नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और बतरस में आपका बहुत स्वागत है। सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के यूपी हेड संजय सिंह जी को। इस बातचीत में हमारे साथ बोले भारत के न्यूज एडिटर अनुराग भी रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोले भारत में। और आपसे बातचीत शुरू हो उसके पहले एडीआर के बारे में जरा हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। जब भी चुनाव होता है तो उसके कुछ समय पहले एडीआर की रिपोर्ट्स घर घर में पहुंच जाती हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इस पे काम करता है, खासकर चुनाव के समय जो डेटा जारी किया जाता है कि किस उम्मीदवार की कुल कितनी संपत्ति है, उनकी क्राइम हिस्ट्री क्या है, क्राइम रिकॉर्ड क्या है। इसके अलावा बहुत सारे यानी उम्मीदवारों की जितनी छानबीन एडीआर चुनाव से पहले करता है उतनी छानबीन तो शायद एक पत्रकार के भी बूते की बात नहीं होती है। इसीलिए क्योंकि राजनीतिक जमीन की बहुत अच्छी समझ एडीआर के लिए काम करने वाले लोगों की होती है, इसीलिए संजय सिंह जी को हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही आपसे उसका जवाब जानना चाहेंगे कि जबकि संसद में 543 की जगह लोकसभा में 850 सीटें हो जाएंगी और यूपी की विधानसभा में 403 से 600 सीटें हो जाएंगी, तो आप लोगों का तो काम बहुत ही बढ़ जाएगा। निश्चित तौर से मैं जहां तक एक तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने एक बहुत ही समसामयिक मुद्दे पे आज चर्चा आयोजित की है। आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि लोग ये भी देख रहे हैं कि अब छोटी विधानसभाएं होंगी तो हम ज्यादा काम करेंगे, हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी। और इस बीच में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता जो जिन्होंने मैंने कुछ रचनात्मक काम किए वो भी अपने मन में लड्डू फोड़ रहे हैं कि शायद उनका मौका लग जाएगा। हालांकि भारत की राजनीति में पैसा और बाहुबल का जो बढ़ता हुआ प्रयोग है और जिस तरह से चुनाव महंगे हुए, चुनाव की फंडिंग और चुनाव में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स जो जिस पे एडीआर बहुत लंबे समय से काम करते हुए अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहा है, बता रहा है, उसमें हम सब तो बहुत उत्साहित नहीं है। क्योंकि मूल रूप से भारत में इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है वो भारत में चुनाव सुधार के ऊपर कानून लाने की है। 2011 में भारत में एक इलेक्शन रिफॉर्म के लिए कानून बनाया था और वो उस समय तत्कालीन कानून बनने के लिए उसके लिए एडीआर ने एक ड्राफ्ट कानून भी बनाया। लॉ कमीशन पूरे देश के अलग अलग राज्यों में गया, लोगों से रायशुमारी करी और रायशुमारी करने के बाद ये जानने की कोशिश करी कि अब चुनाव सुधार में, क्योंकि आप ये एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप एजुकेशन के बिना सुधार के और आप शिक्षा में बिना सुधार के और आप ये कहें कि बहुत अच्छे बच्चे निकलें तो शायद ये थोड़ा सा लाजमी नहीं होता। इसी तरह से सीटें बढ़ेंगी, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन जो मूल विषय है भारत की राजनीति में आज हर अच्छा और ईमानदार आदमी चुनावी राजनीति से बाहर हो गया। जिसके पास पैसा नहीं वो चुनाव लड़ने के लिए सोच नहीं सकता, वो उसके पास इतने खर्चे ही नहीं जुटा सकता कि वो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में आ सके। चुनाव आज हम सब भले इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव के लिए एक सीमा तय की है कि वो इतने धनराशि खर्च कर सकेंगे, उस सब के आप जान लें कि उसके 10-10 गुने से अधिक ज्यादा लोग खर्च करते हैं। आज खुलेआम ये है कि विधानसभा के चुनाव जो है वो 5 से 10 करोड़ में हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव जो है वो 10 से 15 और 20 करोड़ तक लोग खर्च करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जब जिस तरह से पूंजी का प्रभाव बढ़ गया तो उससे जो पढ़े लिखे, जो जिन्होंने मूल्यों के साथ जिया है, जिन्होंने बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं किया, तो वो कैसे आएंगे? तो ये जाहिर एक सवाल है। दूसरा दूसरा एक बहुत दिनों से कानून हो रहा है कि भाई अगर अपराधी हैं तो हम उन्हें चुनाव रोकेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी चीजें अभी भी हैं कि आपको सजा ना हो जाए, सजा में भी 2 साल की सजा, इतने सारे लूप होल हैं, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, वहां से भी हमें कुछ रिलीफ मिल जाएगा, तमाम सारे रेमेडी लोग तलाश रहे हैं। तो ये सवाल तो इस पूरे से जो चुनाव सुधार की प्रक्रिया ये गायब है। अब ये दो सवाल एकदम अचानक से आए कि भारत में, हालांकि हम लोग मान रहे थे कि जब जनगणना होगी, सेंसस होगा, तो सेंसस में आबादी बढ़ेगी तो आबादी के हिसाब से निश्चित तौर से ये सारी चीजें होंगी और नई सीटें बढ़ेंगी। लेकिन ये आबादी के जनगणना के अभी गिनती के पहले ही ये चर्चा एकदम इतनी तेज हो गई। ये एक तरह से अप्रत्याशित है कि अचानक से ये सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि ये समय की जरूरत है। जाहिर सी बात है सर, समय की ज़रूरत, आपने भी इसको माना। मैं ये समझना चाहता हूँ कि यदि लोकसभा में सीटें बढ़ गई, चलिए
मैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा समझना चाहता हूं, क्योंकि एक एग्जाम्पल से हम ये समझ जाएंगे कि पूरे देश भर में क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने इलेक्शन मशीनरी कैसे काम करती है, नेता अधिकारी सब, उसको बहुत गहराई से आपने देखा है। 600 सीटें मान लीजिए हो जाती हैं यूपी की विधानसभा में, 850 सीटें हो जाती हैं लोकसभा में। कैसे, क्या इसके अच्छे प्रभाव आपको दिखेंगे और क्या नकारात्मक प्रभाव दिखेंगे? देखिएगा, अच्छे प्रभाव के बारे में तो ये है कि जनप्रतिनिधि जितना जनता के करीब रहेगा, वो उतना ही समस्याओं से वाकिफ रहेगा। लोकसभा और विधानसभाओं के क्षेत्र छोटे हो जाएंगे, तो लोगों को अपने क्षेत्र में दौरा करने में आसानी होगी। लोगों को के पास जो एक्सेस है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोगों की, आम मतदाता की अपने जनप्रतिनिधि के पास ज्यादा पहुंच बढ़ेगी और जनप्रतिनिधि की जवाबदेही भी बढ़ेगी। और ये एक पॉजिटिव है कि लोग वहां तक एक्सेस होगी, पहुंच होगी। अब पहुंच के बाद दोनों तरफ से भिन्न भिन्न सिचुएशन की कल्पना यहाँ की जा रही है, जो कि जनप्रतिनिधि भी अपनी समस्याओं से ज्यादा वाकिफ रहेंगे और लोग भी अपने प्रतिनिधि के पास में ज्यादा अपनी समस्याएं पहुंचा पाएंगे। दूसरी जो बड़ी बात है कि गवर्नेंस का सिस्टम ठीक होगा। ऐसी एक ये एक आदर्श कल्पना है। ये क्या है? आदर्श कल्पना है कि एक ऐसा होगा। अब दूसरा पक्ष जो है वो ये पक्ष है कि जब अभी 403 और 4 के आस सीटें हैं और उसके बाद में हम 600 प्लस सीटों की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये इतनी सीटें अगर भारत उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होंगी, तो अगर विधानसभा में इतनी होंगी तो एक तो हमें ये है कि एक संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। 600 लोग जहां बैठेंगे अभी भारत की संसद के बराबर, तो वहां पे ये एक तरह से जो बड़ी चुनौती होगी कि एक दल के लिए, जो हम कहते हैं कि 1/3 मेजोरिटी, आप ये सोचिएगा कि एक इलेक्शन जीतने के लिए हम ये मानते हैं कि आधे से अधिक, तो 620 के बाद में अगर ये हो गया, आपके पास 300 से अधिक सीट आनी चाहिए। अब 300 से अधिक सीट जुटाने के लिए फिर दल को बहुत अपने आप में मेहनत करनी पड़ेगी और अपने जनता के बीच में गवर्नेंस के लेवल पे, तो ये जो छोटे दलों के लिए तो ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। अलायंसेस की राजनीति बढ़ेगी, इससे अलायंस की राजनीति बढ़ेगी, और अलायंस की राजनीति के साथ साथ पार्टियों को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि इतना अच्छा काम करना पड़ेगा कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकें। तो एक चीज वो होगी। दूसरे लेवल पे ये होगा कि सरकारी व्यवस्था का बहुत खर्चा होगा, उतने लोग उतने मंत्री भी ज्यादा बनेंगे, उनके लिए गाड़ी घोड़ा बंगले उनकी संख्या बढ़ेगी। आ, विधायक जो लोग हैं उनकी निधियां भी बढ़ेंगी, तो एक तरह से जो हमारा सरकार का के ऊपर जो व्यय है वो बढ़ेगा। व्यय बढ़ेगा और व्यय बढ़ने के साथ ही साथ एक तरह से तो कई जगह हमें ये एक तरह से रिस्ट्रक्चरिंग हो रही, और रिस्ट्रक्चरिंग के समय बहुत सारा हमें इंफ्रा भी डेवलप करना पड़ेगा, और मतलब ये बुनियादी सुविधाएं भी जुटानी पड़ेंगी। तो राज्य के ऊपर एक तरह का आर्थिक बोझ तो आएगा, और ये इस तरह की चीजें होंगी। दूसरी तरफ ये है कि लोगों की पहुंच और ये सारी चीजें बढ़ेंगी। तीसरी बात यह है कि इस पूरे से जब इतने बड़े बहुमत में लोगों के आने के लिए, तो पार्टियों को अपनी बहुत मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा कि ताकि वो बहुमत जुटा सकें। और बहुमत जुटाने के लिए क्योंकि बड़ा नंबर होगा, तो कई बार ये होगा कि अलायंसेस भी बनने शुरू होंगे, क्योंकि भारत की लोकसभा में आप देखिएगा, भले भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले चुनाव में अपने पूर्ण बहुमत की सरकार अपने तरफ से बनाई थी, लेकिन एक राज्यों में भी एक मजबूत अलायंसेस की परंपरा शुरू हो जाएगी कि वो जिससे एनडीए और यूडीए की तरह के अलायंसेस की एक परंपरा में देख पा रहा हूं। एक सवाल के बाद अनुराग की तरफ चलेंगे सर, वो आपसे कुछ जानना चाहेंगे। आपने जितनी भी बातें कही, ठीक है, व्यय बढ़ेगा, सांसद निधि विधायक निधि बढ़ेगी, सांसद और विधायक ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुन पाएंगे। लेकिन जिस बात की चर्चा आप इससे पहले कर रहे थे कि बहुत सारा पैसा इलेक्शन में खर्च होता है और इलेक्शन कमीशन जितना तय करता है उससे कहीं बड़े पैमाने पर चुनाव में खर्च होता है। अब जबकि
600 सीटें हो जाएंगी तो 600 तो जीतने वाले होंगे। जाहिर सी बात है, एक सीट पे 10 कैंडिडेट लड़ता है, 6000 तो ऐसे ही हो जाएंगे। वो पैसे का फ्लो आप क्या देखते हैं कि वो किस हद तक बढ़ जाएगा और कितना ब्लैक मनी सर्कुलेट होने लगेगी इलेक्शन के समय? बहुत ही आपने दुखती हुई रग पे मेरे हाथ रखा है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सब, मैं जो दृश्य देख रहा हूं वो बहुत ही भयावह है। इससे करप्शन बहुत बढ़ेगा। आज के समय में मैं जमीन पे एक जमीनी कार्यकर्ता हूं। मैं आज आज आप देखिएगा कि जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से 80 से 90% वो लोग हैं जो या तो ठेकेदार हैं, या रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, या फिर वो अलग अलग तरह के कुछ क्रैशर वगैरह चला रहे हैं, या उन्होंने कहीं से किसी भी तरह से कुछ मैन पावर और कंपनी और इस तरह से पैसे जुटाए हैं। इस तरह के लोग ही चुनाव लड़ने का मन बना पा रहे हैं। अब आम आदमी या जो बहुत किसी भी पार्टी का कैडरिस्ट हो, वो चुनाव लड़ने की तो सोच ही नहीं पाता है। या तो उस स्कूल माफिया या शिक्षा माफिया होगा, कहीं ना कहीं से किसी तरह से उसके पास पैसे के अतिरिक्त स्रोत होंगे। वो इस तरह से, अब जब इतनी सीटें होंगी तो जिसको भी चुनाव लड़ना, वो पहले तो पैसा कमाएगा। पैसा कमाने के लिए वो माइनिंग से लेके उसे जो भी उपयुक्त लगेगा उससे अपने को पहले अपनी वो संपत्ति बढ़ाएगा। और संपत्ति बढ़ाने के लिए दो ही चीजें हैं, एक इथिकल और एक नॉन इथिकल। तो इथिकल चीजों से तो कोई भी आदमी अपनी चीजों के अलावे जो है वो सिर्फ अपना पेट भर सकता है और अपनी जिंदगी को दाल रोटी के साथ चला सकता है। और अनइथिकल में फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो किससे करेगा क्या नहीं करेगा, जो भी उसको समझ में आएगा पैसा बढ़ाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो अभी मौजूदा करप्शन है ये और भी बढ़ेगा। और इसके पीछे जो खासतौर से कार्यपालिका है उसके ऊपर अलग अलग तरह के प्रेशर बढ़ेंगे। कार्यपालिका भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब अपने को सेफ सुरक्षित करेगी, क्योंकि इस तरह की चीजें आएंगी, ज्यादा होगा, ज्यादा नेता होंगे तो पता चलेगा कि उनके पॉलिटिकल प्रेशर्स भी बढ़ेंगे। तो ये कुछ चीजें तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक तरह से, क्योंकि या तो फिर ये है कि ये जब इतनी सीटें लेके आ रहे हैं तो क्यों नहीं स्टेट फंडिंग पे चुनाव करा रहे? क्यों वो बिल हमारे यहाँ जब हम चर्चा में है कि स्टेट फंडिंग पे चुनाव होंगे, तो स्टेट फंडिंग पे चुनाव हो के सबके खर्चे सरकार, जो चुनाव लड़ेगा उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। कुछ नियम कानून कायदे, और ये इतने देश में इसमें बहुत दिनों से मांग उठ रही है। दुनिया के कई देशों में है भी स्टेट फंडिंग से चुनाव होते हैं। तो फिर कुछ अच्छे लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे। दरअसल ये मूल जो सवाल है वो गायब है चर्चा से। परिसीमन होना ही चाहिए। लोकसभा में जो हम लोग सांसद चुनते हैं वो एक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, निश्चित जनसंख्या का, जो एक तय सीमा है। साउथ के स्टेट इसका विरोध कर रहे थे इस वजह कि उन्होंने जनसंख्या घटाई है, इसलिए उनकी सीटें घट जाएंगी। तो मोदी सरकार ने उसको एक फार्मूला दिया कि आपके यहाँ जिस प्रोपोर्शन में बढ़ी हैं सीटें उतनी बढ़ा दी जाएंगी। तो क्या ये इसका सही सल्यूशन है कि अगर जनसंख्या के आधार पर आप परिसीमन कर रहे हैं तो वैसे ही करिए जैसे करना है, सीटें घटे या बढ़े। अगर उत्तर भारत की आबादी बढ़ी है तो बढ़े, और फेडरलिज्म को तो राज्यसभा करती है प्रतिनिधित्व। देखिएगा, भारत एक फेडरल स्टेट है, और फेडरल स्टेट के अपने राज्य और केंद्र के एक रिश्ते हैं, और केंद्र का एक अपना जिसको कहा जाए कि परव्यू है। और वो उस तरह से, तो मुझे लग रहा कि भारतीय एक संघीय ढांचा के क्रम में सरकार ने सोचा होगा, और वो उस तरह से कर रहे होंगे। क्योंकि ये पहले भी रहा है कि जैसे अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में, आपको मैं उत्तर प्रदेश और बगल के राज्य मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा 4 लाख की आबादी के ऊपर है, मध्य प्रदेश में 2 से 2.5 लाख है। तो ये तो पहले से व्यवस्था थी, तो ये तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। जिन राज्यों में अगर वहां का जनसंख्या घनत्व तो अगर कम है या पॉपुलेशन कम है और एरिया ज्यादा है, तो वो तो उनको रखना ही पड़ेगा। तो सेक्स रेशियो का एक बड़ा सवाल है, और ये खासतौर से पॉपुलेशन डिसेंसिटी जो है उसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, अच्छा, ये जो इस बिल पर एक मुख्य विवाद ये है कि महिला आरक्षण बिल के बहाने सरकार जो है क्या वाकई में परिसीमन को कि सीटें बढ़ाना चाह रही थी, नॉर्थ इंडिया में सीटें बढ़ाना चाह रही थी, और परिसीमन को लेकर हाल फिलहाल में विवाद आए हैं। आप लोगों का तो ज़्यादा अध्ययन होगा। भारत में 3 तरह की सरकारें हैं, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार, एक गांव की सरकार।
आपने गांव की सरकार में तो कर दिया, और गांव के मतलब नगर की भी सरकार में कर दिया, क्योंकि आपने म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में भी स्थानीय निकाय के इलेक्शंस में कर दिया। तो आप जो दिल्ली और लखनऊ की सरकार है, मतलब केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, उसके लेवल पे तो ये बिल बहुत पहले पास हो जाना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि आप जब कर रहे हैं तो इसमें कोई टेक्निकली पैच नहीं फंसाना चाहिए। सारे राजनीतिक दलों को इस पे गंभीरता से बात करना चाहिए। और अगर आबादी में 33% अगर महिला प्रतिनिधित्व तो आता है, और अब तो हम 33 की बात करते हैं, कुछ जनरल भी जीत के आएंगे, तो हम तो ये मानते हैं जैसे पंचायतों में कहीं कहीं 50 तक हो जाता है। तो अगर आधी आबादी की बात है और आधी आबादी आएगी तो हो सकता है कि अच्छे कानून बनेंगे, और एक अच्छा मतलब जिसको कहा जाए कि देश के लिए कुछ अच्छी चीजें निकल के आएंगी। हम तो आई होप कि एक पॉजिटिव साइन देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो इलेक्शन को गांव-गांव और बहुत नज़दीक से देखा है। मैं एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ, अक्सर जैसे पिछले दिनों में आपने कहा कि पंचायतों में 33% आरक्षण दे दिया गया, प्रधान पति, प्रधान पंच, ये सारे नाम यूपी बिहार में तो एस्टैब्लिश हो गए ना। जाहिर सी बात है, इनसे यही साउंड होता है कि सिर्फ एक डमी कैंडिडेट सीट को, रिजर्व महिला सीट पर उतारने के लिए एक लेडीज को खड़ा किया गया। जाहिर तौर पर समय के साथ इसमें बदलाव आ रहा होगा। आपने कितना बदलाव देखा है कि इंडिपेंडेंटली कोई महिला चुनाव लड़ने की इच्छुक हो, अपनी सीट पर जो रिजर्व सीट है वहां से लड़े, महिलाओं को लड़ाने, ये शब्दावली को आपने कितना खत्म होते अभी तक देखा है पंचायतों में? भारत में मेरा पंचायतों के बारे में तो बहुत ही खराब अनुभव है, और खराब अनुभव है कि मुश्किल से 5 से 6% महिलाएं ऐसी होती जो इंडिपेंडेंट होती। नहीं तो एक प्रॉक्सी प्रधान की एक कल्पना है, या तो उनका बेटा चला रहा है या उनका पति चला रहा है, या फिर पता चल रहा है कि कोई जेठ है या ससुर है, इस तरह से ही। और दुर्भाग्य, मैंने तो उत्तर प्रदेश में 1-2 विधायक ऐसे देखे कि महिला विधायक थी और उनके पति को लोग विधायक कहते थे, और ये 33% के बाद भी रहेगा। बहुत सारे जो अधिकारी हैं, मैं 2-4 अधिकारी जो मैं अभी जानता हूं, मुझे अभी मिले, बोले हम इस बार अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए सोच रहे हैं। तो अब वो पत्नी को इसलिए लड़ा रहे हैं कि वो अपने को और मजबूत कर लेंगे, और ताकि और ये सारी चीजें हों। इसी तरह से बहुत सारे लोग जैसे सजा याफ्ता लोगों को लड़ाते हैं, बहुत सारे लोग ये कहेंगे, क्योंकि करना तो उन्हीं को है। क्योंकि इसके पीछे दरअसल क्या है कि एक पूरा नैरेटिव जो है, अभी भी भारत एक पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे पुरुष मानसिकता का जो सवाल है, और ये जो जेंडर का एक असली स्वरूप है, उसके लिए जो जरूरी चीज है, वो जरूरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या इस तरह के लोगों को लेके आते हैं क्या। और इसमें फिर मैं आपको जाऊंगा कि अगर पैसे बहुत खर्च होंगे तो महिलाओं की आमदनी के जरिए क्या होते हैं। कोई जॉब करने वाली महिला तो चुनाव लड़ेगी नहीं, वो तो जॉब कर रही है। अब पैसा कौन लगाएगा? आज भी भारत में कुछ परसेंट महिलाएं हैं जो उद्योगपति की या उद्योगी की कुछ काम करती हैं। बाकी साइंटिस्ट और प्रशासनिक सेवा और तमाम सारे जगह मिलेंगे, तो पैसे जो लगाएगा वो फिर उसी तरह से चलाएगा। महिला आरक्षण बिल से पहले अपनी बात पूरी कर लूं, माफ करिएगा। महिला आरक्षण बिल से पहले कुछ हमें ये भी प्राविधान लाने पड़ेंगे कि उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी योग्यता के साथ साथ उसके लिए भी कुछ प्राविधान करने की आवश्यकता है कि कौन सी महिला जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे, और महिला क्यों, पुरुषों के लिए भी। मैं इसी और कहना चाह रहा था कि महिलाओं के लिए क्यों, ये तो सबके लिए होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी आरक्षण के बाद जो पंचायतों में बहुत सारी सबलता आई होगी। हालांकि आपने कहा कि आपका अनुभव खराब रहा है, और ये दिख भी रहा है, कोई आपने जो बात बोली है वो देखी हुई बात बोली है। लेकिन चूंकि विधानसभा और संसद का स्ट्रेचर एक गांव से अलग होगा, महिला विधायक लखनऊ में बैठेंगी, महिला सांसद दिल्ली में बैठेंगी, तो जो परिवेश का फर्क होगा शायद उसका भी असर देखने को मिलेगा। और पंचायतों में आरक्षण के बाद भी आपको उतनी सबलता नहीं दिखती है महिला जनप्रतिनिधियों में, लेकिन शायद विधानसभा और लोकसभा में देखने को मिले, ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं। बोले भारत के इस स्पेशल प्रोग्राम बतरस में आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसका
बहुत धन्यवाद। अनुराग, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो हम अगले रविवार को एक और खास व्यक्ति से चर्चा किसी खास मुद्दे पर लेके आएंगे। तब तक दीजिए हम दोनों को इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।